सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जेड डायनेस्टी का सीजन 3। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओ फ़न विच ट्राइब के क्लूज को ढूंढते हुए फेंगशियांग वैली की फायर अल्टर में दाखिल हो गया, जहाँ पर उसकी मुलाकात हुई नाइन टेल्ड फॉक्स डीमन से, जिसे फेंगशियांग वैली के शांग गुयांग ने 300 सालों से वहाँ पर कैद रखा था। तो ज़ाओ फ़न ने उस फॉक्स डीमन को आजाद करते हुए फायर अल्टर को एक्सप्लोर कर दिया। ज़ाओ फ़न ने उस फॉक्स डीमन यानी कि शाओबी की हेल्प की थी, जिसके चलते शाओबी उसे विच ट्राइब के बारे में बता देती है, जो कि चिली विलेज में कई सौ सालों से छुप कर रहती आई। तो ज़ाओ फ़न शाओबी को लेकर चिली विलेज के सुप्रीम एल्डर से मिलने पहुंच गया, जिनके पास रिजरेक्शन टेक्निक की पावर थी। लेकिन इससे पहले कि वो सुप्रीम एल्डर ज़ाओ फ़न की मदद कर पाए, चिली विलेज पर मू ट्राइब ने अटैक कर दिया था। तो अब इस विलेज को बचाने की कोशिश में ज़ाओ फ़न की इवल पावर आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसने पूरे मू ट्राइब का खात्मा कर दिया। तब तक राइचस सेक्ट के लोग भी वहाँ पर पहुँच चुके थे, जो कि ज़ाओ फ़न को कातिल समझकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। मगर शाओबी ने समय रहते अपने दोस्त ज़ाओ फ़न को बचा लिया। उन्हें बस जिन ट्राइब के सुप्रीम एल्डर को बियाओ के पास ले जाना है, ताकि वो बियाओ को रिजरेक्ट कर पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताने लगी कि हजारों सालों पहले 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में एक बहुत ही भयानक डीमन पैदा हुआ। उसमें ऐसी गजब की पावर्स थी कि वो इस दुनिया के पूरे डिमोनिक बीस्ट को कंट्रोल कर पाए। तो उस डीमन ने इन्हें बीस्ट का यूज करते हुए पूरी दुनिया में क्यास मचा दिया। उसने न जाने कितने ही मासूम इंसानों की जान ली। पूरी दुनिया तबाही की कगार पर थी। मगर उसी वक्त एंशिएंट वू ट्राइब के 5 वॉरियर्स ने उसके साथ जंग की शुरुआत कर दी। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इन डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला किया, मगर अफसोस वो लोग इन डिमोनिक बीस्ट को हरा नहीं पाए। उस वक्त प्रिस्टेस लिंगलोंग ने एक ऐसे फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जिसका मीडियम खुद उनकी बॉडी थी। वेल, इस लेजेंडरी फॉर्मेशन को कहा जाता था ए डीमन मिस्टिक फायर फॉर्मेशन। प्रिस्टेस लिंगलोंग ने इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए जब उस डीमन को सप्रेस किया, तब उनकी आंखों में मायूसी थी। साथ ही वो डीमन तड़पते हुए इससे पूछ रहा था कि बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो इस तरह से प्रिस्टेस लिंगलोंग ने खुद को सैक्रिफाइस करते हुए इस दुनिया को बचा लिया। उन्होंने ग्रेट माउंटेन्स में मौजूद एक केव में उस डिमोनिक बीस्ट को अपनी ग्रेट पावर का यूज करते हुए सप्रेस कर दिया। लेकिन इसी कोशिश में प्रिस्टेस लिंगलोंग की सारी पावर खत्म होने लगी। वो अब पूरी तरह से एग्जॉस्ट होकर स्टोन स्टैचू में तब्दील हो चुकी थी। अब वो यहीं पर स्टैचू बने हुए उस ईवल को इटर्निटी के लिए दफन रखेगी। दरअसल ये कहानी कोई और नहीं बल्कि जिन ट्राइब के सुप्रीम एल्डर सुना रहे थे। वो कहते हैं कि प्रिस्टेस लिंगलोंग ने मरने से पहले अपने 5 सीक्रेट आर्टिफैक्ट उनके 5 वफादार वॉरियर्स के हवाले कर दिए। इन 5 आर्टिफैक्ट को प्रोटेक्ट करना उन वॉरियर्स की जिम्मेदारी थी। प्रिस्टेस ने उन्हें बताया कि आर्टिफैक्ट कभी भी उस केव में इकट्ठा नहीं होने चाहिए। जब तक ये एक नहीं होती तब तक वो डीमन गॉड कैद रहेगा, इसलिए कभी भी इन आर्टिफैक्ट को एक दूसरे के पास मत लाना। मगर आहताई ने मेरे साथ फाइट करते वक्त 20 डीमन किंग की स्पेशल पावर यानी कि डीमंस ब्लैक फायर का यूज किया था, जिसके चलते मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो बीस्ट गॉड इस दुनिया में वापस ना आ जाए। साथ ही साथ सुप्रीम एल्डर अब काफी ज्यादा बीमार थे, तो ज़ाओ फ़न उन्हें संभालने लगा। वो अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उन्हें थोड़ा सा हील कर देता है। उन्हें बताता है कि एल्डर इस दुनिया की हर एक चीज लाइफ एंड डेथ के साथ कनेक्टेड है। जब भी निराशा आती है वो अपने साथ एक नई उम्मीद भी लेकर आती, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इस मैटर को संभाल लूंगा। साथ ही शाओबी कह रही थी कि इस दुनिया में अच्छाई और बुराई के दरमियान की जंग चलती आ रही, लेकिन हर एक चीज का अंत निश्चित है। अगर बीस्ट गॉड अवेकन हो गया तो सबको एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करना पड़ेगा, तब शायद इस दुनिया में चलती आ रही हजारों सालों पुरानी जंग का भी खात्मा हो जाएगा। अब वहाँ पर हम ज़ाओ फ़न के ग्रे मंकी को भी देख पाते हैं, जो कि लगातार छीके जा रहा था। जो एक सुप्रीम एल्डर बताते हैं कि शायद इस मंकी को बीस्ट रिपेलिंग पाउडर से तकलीफ हो रही है। दरअसल इस स्मोक में छोटे मोटे बीस्ट को दूर रखने की एबिलिटी है। हाँ, मगर ये पावरफुल बीस्ट को रोक नहीं सकती। मैं बस उम्मीद करूंगा कि हम अपने डेस्टिनेशन पर सेफली पहुँच जाएं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें किंग लॉन्ग दिखाया गया, जो कि डीमन किंग को खबर देता है कि ज़ाओ फ़न एक बहुत बड़े जादूगर को लेकर आने वाला है। शायद वो सुप्रीम एल्डर हमारे बियाओ को बचा सकते। जो सुनते ही डीमन किंग काफी ज्यादा शॉक हो गए। इन पूरे 10 सालों में उन्हें इतनी अच्छी खबर कभी नहीं मिली थी। तो किंग लॉन्ग को हुक्म देते कि जल्दी से सुप्रीम एल्डर और ज़ाओ फ़न को एस्कॉर्ट करने के लिए अपने और लोग भेज दो। हम सब मिलकर सुप्रीम एल्डर का स्वागत करेंगे। अब किंग लॉन्ग के वहाँ से जाते ही वो अपनी बेटी बियाओ
उसे कह रहे थे कि मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ, प्लीज अब अपने फादर के पास वापस आ जाओ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें मिस जियो दिखाई गई, जो कि ज़ाओफान के बारे में ही सोच रही थी। तभी टियानियन पिग का मॉन्क फाशियान उससे कहने लगा कि मैंने जिन ट्राइब के लोगों से बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि चिली विलेज पर उनके पुराने दुश्मन मू ट्राइब ने अचानक से हमला किया। वो लोग जिन ट्राइब को खत्म करना चाहते थे, मगर ज़ाओफान ने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही मू ट्राइब पर अटैक किया। भले ही उस वक्त वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, मगर उसने जिन ट्राइब के एक भी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सब सुनते ही मिस जियो को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहती है कि हम सब ने उसे गलत समझा, हमें लगा कि वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने मासूमों का खात्मा कर दिया, मगर यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। जिस पर फाशियान कह रहा था कि ज़ाओफान ने इवल लोगों को खत्म करके मासूमों की जान बचाई है, शायद वो फ्यूचर में अच्छे काम करके उस पर लगे हुए दागों को मिटा दे। वहीं पर मिस जियो दिल ही दिल में ज़ाओफान से कहने लगी कि जो भी तुमने किया वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, तुमने खुद पर एक ईवल पावर को हावी होने से रोक लिया। तुम्हारे दिल की पेन तुम्हें अकेले ही झेलनी पड़ी, मगर इसके बदले तुम्हें क्या मिला? तुम पर डीमन होने के इल्जाम लगाए गए, तुम्हें कातिल और हत्यारा कहा गया, मगर फिर भी तुमने खुद को जस्टिफाई नहीं किया। ज़ाओफान, तुम जरा भी नहीं बदले, तुम वही ज़ाओफान हो जिसे मैं 10 साल पहले जानती थी। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते आए, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें खुद को मौत की खाई में धकेलना ही क्यों न पड़े, मगर फिर भी इस बेरहम दुनिया ने तुम पर एक डीमन होने का ठप्पा लगा दिया। अब सीन शिफ्ट होकर हमें प्रिंसेस लिंगलोंग का स्टेचू दिखाया गया, जहाँ पर विच ट्राइब का हाइमू पहुँच गया। साथ ही साथ यहाँ पर हम फेरी जिन को भी देख पाते, जो कि इस हाइमू को फॉलो करते हुए माउंटेन्स में पहुँच चुकी है। हाइमू कह रहा था कि फाइनली तुम मुझसे मिलने आ ही गए, और तभी आसमान से एक बंदा सीधे उस पर कूद जाता है, लेकिन हाइमू जल्दी से साइड में हटते हुए उसे बड़ा भाई बोलकर ग्रीट करने लगा। वल ये था एंशिएंट विच ट्राइब का वॉरियर ब्लैक टाइगर। वो कहता है, हाइमू तुम जो कुछ कर रहे हो उसे अभी के अभी रोक दो, वरना इस दुनिया में क्योस मचेगा। लेकिन हाइमू ने इसके लिए मना कर दिया, जो सुनते ही ब्लैक टाइगर उस पर एक पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, जिससे पूरा की पूरा माउंटेन शेक होने लगा। तब तक हाइमू अपने ड्रैगन को भी समन कर चुका। वो कहता है, बड़े भाई हजारों सालों पहले प्रिंसेस लिंगलोंग ने बीस्ट गॉड को सप्रेस कर दिया, मगर उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं उनकी गलती सुधारना चाहता हूँ। सो गाइस, ये बंदा एंशिएंट विच ट्राइब के 5 वॉरियर में से एक है। लिंगलोंग ने जिस बीस्ट गॉड को सप्रेस करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया, उनका वॉरियर उसी बीस्ट गॉड को अविकन करने की फिराक में था। ब्लैक टाइगर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, लेकिन उस बंदे ने अपने साथी की एक न सुनी। हाइमू ने सिर्फ अपनी प्रिंसेस लिंगलोंग को ही नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया को धोखा दिया था। वही दूसरी तरफ ज़ाओफान सुप्रीम एल्डर को लेकर हुशी माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहा था, जो कि डीमन किंग सेक्ट का इलाका था। मगर तभी हम देख पाते कि जंगल के सभी बीस्ट रास्ते पर उतर आए हैं, मानो उन्हें कहीं पर जाना था। साथ ही साथ उन्होंने ज़ाओफान की कैरेज पर भी हमले करना शुरू कर दिए। ज़ाओफान को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इतने सारे बीस्ट यहाँ पर कैसे आ गए और इन्हें हो क्या गया है। तो अब वो भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन्हें रास्ते से हटाने लगा, लेकिन उन बीस्ट की तादाद ज्यादा होने की वजह से ज़ाओफान को कैरेज से बाहर आना पड़ा। वो खुद से ही कह रहा था कि सुप्रीम एल्डर पहले ही काफी ज्यादा इंजर्ड है, तो मैं उन पर और अटैक नहीं होने दे सकता। किसी भी कीमत पर मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा। इतने सारे बीस्ट को देखकर तो अब सुप्रीम एल्डर भी परेशान हो गए। वो कहते हैं कि शायद बीस्ट किंग आजाद होने वाला है, जिसकी वजह से इस पूरी दुनिया में कैओस मच गया। अब अगर उस बीस्ट गॉड को रोका नहीं गया तो सदन बॉर्डर के लोग, साथ ही साथ वहाँ के सभी क्रीचर्स खतरे में पड़ जाएंगे। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा कि इस दुनिया का अंत नजदीक है। इधर ज़ाओफान देखता है कि कैरेज पर एक बहुत बड़ा रॉक गिरने वाला, तो उसने हवा में जंप लगाते हुए अपने वेपन से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर तभी एक बहुत ही विशाल डिमोनिक बीस्ट ने उसे निगलने की कोशिश की। हालांकि ज़ाओफान ने उसका मुंह पकड़ लिया था, जिसके बाद वो हवा में उस बीस्ट को चीरते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब सीन शिफ्ट होकर हम एक बंदे को देख पाते हैं, जिस पर एक डिमोनिक परिंदा अटैक करने वाला था कि तभी वो बंदा भागते हुए जाकर सीधा क्लिफ से नीचे छलांग लगा देता है। मगर तभी मॉन्क फाशिया ने वहां आकर उसे नीचे गिरने से बचा लिया। साथ ही साथ मिस जियो अपनी थंडर सोर्ड का यूज करते हुए एक पावरफुल स्लैश रिलीज करके उस बीस्ट को 2 हिस्सों में काट चुकी। मगर वहाँ पर कई सारे इवल परिंदे थे जो कि इन लोगों पर फायर से हमले करने लगते हैं। तो मिस जियो अपनी आइस पावर का यूज करते हुए उन सारे फायर अटैक को डॉज करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगी। साथ ही साथ वो अपनी आइस टेक्निक का यूज करके उन बीस्ट को भी खत्म करने में लगी हुई थी। मीनवाइल मॉन्क फाशिया ने उस बंदे को हील करके उसकी जान बचाई। तब तक मिस जियो ने एक इवल परिंदे की बड़ी स्टाइल के साथ गर्दन काट के धड़ से अलग कर दी। मगर तभी उस पर 3 फायर बॉल से हमले हो गए, जिन्हें वो आसानी से हैंडल करते हुए उन परिंदों को बर्फ में ट्रैप करके एक्सप्लोड
कर देती है। वही दूसरी तरफ ज़ाफान भी अपनी ईवल पावर का यूज करते हुए कई सारे बीस्ट को मौत के घाट उतार रहा था, लेकिन वहाँ पर तो बीस्ट की पूरी फौज थी। चाहे ज़ाफान उन्हें कितनी भी तादाद में खत्म ही क्यों न करता रहे, वो उससे भी दुगनी स्पीड से जमा हो रहे थे। इतना ही नहीं, जमीन में गड़े हुए एंशिएंट ड्रैगन के स्केलेटन भी अपने आप बाहर आने लगते हैं, जिसके चलते कैरेज को सही दिशा में ड्राइव करना मुश्किल हो गया। मीनवाइल एक परिंदा उनकी कैरेज को ही उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है, मगर तभी ज़ाफान ने हवा में जंप लगाते हुए उन सारे बीस्ट को खत्म कर दिया। हालांकि तब तक ये लोग कैरेज से बाहर आ गए। ज़ाफान अकेले ही बीस्ट का खात्मा कर रहा था और वहीं पर शाओ भी बस मजे से उसे घूरने लगी। जो देख ज़ाफान उसे कहता है, सीनियर आप भी यहाँ आकर मेरी मदद कीजिए, मगर सीनियर बोलने से तो वो सुनने नहीं वाली। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि ज़ाफान उसे सीनियर बुलाए, और ये बात ज़ाफान भी समझ गया था, इसलिए वो कहता है शाओ भी यहाँ आकर जल्दी से मेरी मदद करो। जो सुनते ही शाओ भी इस फाइट में शामिल हो जाती है। उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बीस्ट का सफाया करना शुरू कर दिया, और वहीं पर ज़ाफान सुप्रीम एल्डर को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए आगे बढ़ने लगता है। सुप्रीम एल्डर को उन बीस्ट के अटैक से बचाना ही उसका मकसद था। शाओबी ने कई सारे बीस्ट को तो खत्म कर दिया था, मगर वहाँ तो मानो बीस्ट का सैलाब आने लगा। इसलिए ज़ाफान सुप्रीम एल्डर को अपनी गोल्डन बेल में ट्रैप करते हुए अपनी ऑरा रिलीज करने लगा। उसके इवल ब्लड फ्लेम के कांटेक्ट में जो भी बीस्ट आया वो मारा गया। तब तक एक इवल बर्ड एल्डर को खत्म करने के लिए उस बेल के पास पहुंच चुका था, मगर इससे पहले कि वो एल्डर पर अटैक कर पाए, ज़ाफान अपना वेपन थ्रो करते हुए उसे भी मार देता है। ज़ाफान कभी इवल पावर का यूज कर रहा था तो कभी थंडर पावर का। इधर शाओबी ने एक डिमोनिक बीस्ट को अपने वश में कर लिया। वो उसे एक इल्यूजन में ट्रैप करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा फायरबॉल क्रिएट करने लगी। जो देख ज़ाफान कुछ बीस्ट को खत्म करते हुए एल्डर को लेकर वहाँ से थोड़ा सा दूर आ गया। वहीं पर शाओबी अपनी इल्यूजन स्ट्रिंग से उस मॉन्स्टर के साथ साथ वहाँ मौजूद हर एक बीस्ट को जकड़ते हुए वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट कर चुकी। उसने बड़ी स्टाइल के साथ उस पूरे माउंटेन को ही ब्लास्ट कर दिया था, जिसकी चपेट में आकर वहाँ मौजूद हर एक डिमोनिक बीस्ट मारा गया। साथ ही साथ अब वहाँ का रास्ता भी ब्लॉक हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ मिस जी और मोंग फाशियान ने जिस बंदे की जान बचाई थी वो उन्हें बताने लगा कि ये सारे बीस्ट पहला नॉर्मल थे, मगर अचानक से इनमें बदलाव होकर इन्होंने हम पर अटैक करना शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई इवल पावर उन्हें कंट्रोल कर रही हो। इस बात से तो मिस जी काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो कहती है कि ग्रेट माउंटेन के मामूली से बीस्ट अचानक से ट्रांसफॉर्म होकर एक डिमोनिक बीस्ट में बदल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो साउथ विल्डरनेस खतरे में पड़ जाएगा। उस बंदे से कहने लगे कि तुम चिली विलेज के जिन ट्राइब के पास जाओ, वहाँ के एल्डर्स सबको शेल्टर दे रहे हैं, शायद तुम वहाँ पर सेफ रहोगे। फिर आगे क्या करना है ये तुम बाद में प्लान बना सकते हो, मगर फिलहाल के लिए वहीं पर छुप जाओ। तो बंदा भी मिस जीव की बात मानते हुए चिली विलेज की तरफ रवाना हो गया। उसके जाने के बाद मोंग फाशियान कहने लगा कि हमने जल्दी से इस इंसिडेंट की खबर हमारे सेक्ट को देनी चाहिए। अगर 10,000 ग्रेट माउंटेन्स के बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं तो जल्दी हमारे कॉन्टिनेंट तक भी पहुंच जाएंगे। शायद एक बड़ी जंग हमारा इंतजार कर रही, तो हमने पहले ही उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और तभी उन्हें किसी के घुर्राने की आवाज आई। वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर बहुत बड़ा मसला होने वाला है। जिसके बाद हमें ग्रेट माउंटेन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर आसमान अब पूरा लाल हो चुका। साथ ही साथ हम वहाँ की केव को देख पाते हैं, जहाँ पर हाइमो ने अपने रिचुअल्स को स्टार्ट कर दिया था। वो सन और मून की पावर्स को समन करते हुए कहने लगा कि यहाँ आकर इन मुर्दों में जान डाल दीजिए। अब रिचुअल की शुरू होती वहाँ पर काफी तेज एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही साथ हम वहाँ पर 5 आर्टिफैक्ट को भी देख पाते हैं, जो कि प्रिस्टेस लिंगलोंग ने अपने 5 भरोसेमंद वॉरियर्स के हवाले किए थे। मगर हाइमो ने 5 आर्टिफैक्ट को गैदर करते हुए उनकी पावर का यूज कर बीस्ट गॉड को समन करने लगा। उन आर्टिफैक्ट्स की पावर एक होते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। साथ ही साथ पूरे इलाके में इवल एनर्जी फैलने लगी थी। ब्लैक टाइगर तो ये देखकर हैरान हो गया कि हाइमो ने 5 आर्टिफैक्ट जमा कैसे किए। वहीं पर प्रिस्टेस लिंगलोंग का स्टेचू भी खून के आंसू बहा रहा था। उन्होंने इतने साल जिसे सप्रेस रखा वो आज आजाद हो जाएगा। देखते ही देखते पूरा ग्रेट माउंटेन इवल एनर्जी से भर चुका था, और अब वहाँ पर हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर को इमर्ज होते हुए देख पाते हैं। धीरे धीरे करते हुए वो आर्टिफैक्ट्स आपस में जुड़कर एक बॉडी को बनाने लगे। हजारों सालों से जो बीस्ट गॉड इस केव में दफन था, आज उसके
अवेकन होते ही एक बार फिर से तबाही इस दुनिया में दस्तक देगी और फाइनली वो सारी एनर्जी एक जगह जमा होते हुए बीस्ट गॉड अपीयर हो गया। उसके वहाँ आते ही हाइमो तुरंत ही घुटनों पर बैठकर उसके सामने रिस्पेक्ट देता है। हाइमो ने यहाँ पर एक तबाही को इनवाइट किया था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें डीमन किंग सेक्ट दिखाया गया, जहाँ पर जाफंग सुप्रीम एल्डर और शाओबी को लेकर पहुंच चुका था। उनके स्वागत के लिए डीमन किंग खुद आए थे। वो सुप्रीम एल्डर से कहने लगे कि आप तो काफी ज्यादा बीमार लग रहे हो, जिस पर सुप्रीम एल्डर कहते कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपनी तरफ से बियाओ को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। भले ही अब मैं पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहा, लेकिन जब तक मेरी पावर्स मेरा साथ देगी मैं उसे वापस लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कामयाबी रहेगी तो किस्मत के हाथ में। तो डीमन किंग उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे कि रिचुअल तो हम बाद में पूरा करेंगे, प्लीज पहला आप जाकर आराम कीजिए। वहीं पर यान हुई जो कि ज़ाफन का वफादार था, वो उसे महफूज देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। इन सबको अब बस बियाओ के वापस आने की उम्मीद लगी थी। अब सुप्रीम एल्डर के वहाँ से जाते ही डीमन किंग ज़ाफन से पूछते कि क्या ये लड़की तुम्हारी दोस्त है, जिस पर ज़ाफन बताता है कि हाँ, इन्होंने इस जर्नी में मेरी काफी सारी मदद की, साथ ही इन्हीं की वजह से मैं सुप्रीम एल्डर तक पहुँच पाया। इनफैक्ट ये तो बता रही थी कि आपकी भी दोस्त है। हालांकि डीमन किंग शाओबी को पहचान नहीं पा रहे थे, तो शाओबी ने उनसे बस एक सवाल पूछा कि आपकी वाइफ शाओची कैसी है। अब शाओची का नाम सुनते ही डीमन किंग को पुरानी बातें याद आने लगी और सरप्राइज होकर कहने लगी कि अरे तुम तो शाओची की पुरानी दोस्त शाओबी हो। तो इस तरह से डीमन किंग की अपनी सबसे पुरानी दोस्त से दोबारा से मुलाकात हो गई। इधर ज़ाफन भी सेक्ट में आते ही बियाओ से मिलने पहुंच जाता है और बियाओ से कह रहा था कि देखो मैं वापिस आ चुका हूँ। इतना ही नहीं, मैं तो अपने साथ सुप्रीम एल्डर को भी लेके आया हूँ ताकि वो तुम्हें हील कर पाए। 10 साल, पूरे 10 सालों का लंबा इंतजार करने के बाद फाइनली तुम अवेकन हो जाओगी। सच बताओ तो मैं तुमसे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेकरार हूँ, बस प्लीज अब तुम जल्दी से वापस आ जाओ। वही दूसरी तरफ शाओबी शाओची की पेंटिंग को देखकर कहने लगी कि आपकी स्किल्स तो लाजवाब है। इस पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा कि मानो मैं रियल शाओची को देख पा रही हूँ, जिस पर डीमन किंग मायूस होकर उसे बताने लगे कि मुझे हमेशा से इस बात का अफसोस रहा कि मैं अपनी शाओची को बचा नहीं पाया। शायद मेरी ये गिल्ट कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो शाओबी उसे समझाती कि तुम हर एक चीज के लिए खुद को दोषी नहीं मान सकते। जब मेरी ज़ाफन से पहली बार मुलाकात हुई थी तब मैंने इस बात का कभी अंदाजा नहीं लगाया था कि वो तुम्हारी और शाओची की ही बेटी को बचाना चाहता है। उस बंदे ने अपनी जान पर खेलकर सुप्रीम एल्डर को महफूज रखा। जो सुनकर डीमन किंग कह रहे थे कि मैं शाओची को तो ऑलरेडी खो चुका हूँ और अब बियाओ भी 10 सालों से अनकॉन्शियस है। पता नहीं मैं इस गम को कैसे झेल पाऊंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि सुप्रीम एल्डर मेरी बेटी को वापस लेके आए। तो शाओबी उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगी कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हेवंस ने चाहा तो बियाओ जरूर से अवेकन होगी। इधर सुप्रीम एल्डर को टुमागो और अपने पूरे ट्राइब की याद आने लगी। जब सुप्रीम एल्डर ट्राइब से निकले तब पूरी ट्राइब उनके लिए रोने लगी, मगर वो अपने लोगों को झूठा दिलासा नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने उन्हें क्लियरली बता दिया कि मेरे वापस आने का इंतजार मत करना। मैं जानता हूँ कि ये सफर मेरा आखिरी सफर साबित होगा, लेकिन मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम लोगों के साथ रहेगी। दरअसल एल्डर ने बियाओ को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है, क्योंकि इसी के चलते उस ज़ाफन के जरिए अपनी जिन ट्राइब को भी प्रोटेक्ट कर सकते थे। वही दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर प्रिस्टेस के स्टेचू को गार्ड कर रहा था, मगर तभी एक मिस्टीरियस पर्सन की वहाँ पर एंट्री हो गई। ब्लैक टाइगर उसे पलट कर देख पाई, इससे पहले उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। जिसके बाद वो लिंगलोंग से पूछता है कि बताओ तुमने ये सब क्यों किया। उस मोमेंट पर उसे पुरानी बातें याद आने लगती है, जब लिंगलोंग ने खुद की बॉडी सैक्रिफाइस करते हुए एक लेजेंडरी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर इस बंदे को मारने की कोशिश की थी। वो बंदा कहता है कि तुम इस दुनिया की हर एक लिविंग बीइंग से प्यार करती थी, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या ये दुनिया तुम्हारे लिए मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी? तुमने इस बेकार सी दुनिया को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस ही नहीं किया, बल्कि मुझे भी तनहा कर दिया। वेल ये है बीस्ट गॉड और इसे डीमन एम्परर के नाम से भी जाना जाता था। वो अब रोते हुए स्टेचू को अपने गले लगाकर कहने लगा कि मैं इस दुनिया की फिक्र नहीं करता। अगर तब तुम मुझे बोलती कि खुद को खत्म कर दो तो मैं तुम्हारे खातिर खुद को मिटा देता। फिर बताओ तुमने इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान क्यों दी? क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई? तो यहाँ पर ये बात साफ जाहिर हो गई कि ये बीस्ट गॉड भी मोहब्बत का शिकार है। लिंगलोंग ने इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया था। वही दूसरी तरफ सुप्रीम एल्डर बियाओ के पास पहुँच चुके थे। वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए हेहुआ बेल्स को छूने की कोशिश करने लगे, मगर उन बेल्स से एक एनर्जी रिलीज होकर वहाँ पर एक शील्ड बना लेती है। साथ ही उन बेल्स ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए सुप्रीम एल्डर को भी पीछे पुश कर दिया, जिन्हें डीमन किंग संभालने लगते हैं। वहीं पर ज़ाफन अपनी
पावर का यूज करते उस बेल के अटैक को रोके जा रहा था, मगर उन बेल्स की पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। ज़ाओफन तो ये देखकर हैरान हो गया कि ये बेल्स खुद होकर उनकी मास्टर की सोल को प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये लोग चाहकर भी उन बेल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तभी शाओबी ने अपनी एनर्जी का यूज किया, जिसके चलते फाइनली ह्यूआन बेल थोड़ा सा शांत हो जाती है। तभी सुप्रीम एल्डर कहने लगे कि बियाओ की सोल इन बेल्स के अंदर कैद है। अगर हमें उसे बाहर निकालना है तो सबसे पहला हमें उस बेल पर लगे हुए सील को ब्रेक करना होगा। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक सॉर्सरर एरी सेटअप करूंगा। अब वही एरी इन बेल को पियर्स करते हुए सोल को बाहर निकाल देगी। साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक रिचुअल भी परफॉर्म करना होगा। तो इस रिचुअल को स्टार्ट करने के लिए सुप्रीम एल्डर के सामने एक खून से भरा हुआ पॉट लाया गया। साथ ही सुप्रीम एल्डर कह रहे थे कि सिर्फ ज़ाओफन और डीमन किंग यहाँ पर रुक सकते हैं, बाकी के सभी लोग यहाँ से चले जाओ। जो सुनते ही ज़ूकी और किंगलांग ने तुरंत ही वो चेम्बर खाली कर दिया। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वही केव दिखाई गई जहाँ पर बीस्ट गॉड दफन था। वो अब अपनी इवल पावर को एक्टिवेट करते हुए इस दुनिया में मौजूद सभी बीस्ट को अवेकन करना शुरू कर देता है। वो उनसे कह रहा था कि चलो तबाही की शुरुआत की जाए। उसके ऑर्डर पर कई सारे एंशिएंट बीस्ट जमीन से बाहर आने लगे, जो देख मॉर्टल्स काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। साथ ही साथ बीस्ट गॉड कई सारे पॉइजनस इंसेक्ट को रिलीज करते हुए कह रहा था कि इस दुनिया में महामारी फैला दो। जो दुनिया मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन ले गई, मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पुलिस बीस्ट गॉड के अटैक से कई सारे मॉर्टल इंसेक्ट का शिकार होकर तड़प तड़प के मारे जा रहे थे। मीनवाइल उसने एक बहुत ही विशाल फायर बर्ड को समन कर लिया। वो कह रहा था कि जाओ इन लोगों को जलाकर राख कर दो, हेवंस का मुकाबला करो। साथ ही वो अपने सबसे फेवरेट सैवेज क्लॉ बीस्ट को भी बुला रहा था, जो कि जमीन को चीरते हुए बाहर निकलने लगे। बीस्ट गॉड उनसे कहता है कि सारे लिविंग बींग्स को डिवावर करो। साथ ही एबिस के अंधेरों में मौजूद डीमंस भी अब बाहर आ चुके थे। उन सब ने मिलकर कई सारे टाउन्स का सफाया कर दिया। कई सारे मॉर्टल्स उनका शिकार हो चुके। बदले की आग में तड़पता हुआ बीस्ट गॉड लिंगलांग से कहने लगा कि इस दुनिया को बचाने के लिए तुमने अपनी जान दी थी, तो अभी दुनिया भी तुम्हारे साथ ही दफन हो जाएगी और फिर सब खत्म होने के बाद मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फेंशियांग वैली दिखाई गई, जहाँ पर मास्टर शांगुयांग ने अपने सभी डिसाइपल्स को गैदर किया था। साथ ही शून भी चिल्ला चिल्ला कर ड्रम्स बजाने के ऑर्डर देने लगा। वो कह रहा था कि हमारे मास्टर के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और फिर वैली में एक डिवाइन पावर्स इकट्ठा होकर उसमें से एक बंदा बाहर आ गया। ये सभी लोग तो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो बंदा उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम सबके मुंह देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई भूत देख लिया। वेल ये है फेंशियांग वैली का सुप्रीम लीडर युनलान। वो कहने लगा कि शायद तुम लोगों को लगा था कि मैं कोई बुढ़ा खुसट मास्टर हूँगा, मगर अब मेरा यंग फॉर्म देखकर तुम थोड़े से शॉक हो गए। खैर तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं ही तुम्हारा मास्टर युनलान हूँ। जो सुनते ही लीजुन तुरंत ही उनके सामने ग्रीट करते हुए कहने लगा कि मास्टर मैं आपका तहे दिल से वेलकम करता हूँ। आप इतने सालों के बाद सिक्लूजन से बाहर आ गए। आपने कल्टीवेशन की ट्रू टेक्निक को मास्टर भी किया, इसके लिए हम सबकी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके साथ ही सभी डिसाइपल युनलान को कांग्रेचुलेट करने लगे और तभी युनलान सीधे मुद्दे पर आ गया। वो कहता है कि हाल ही में मुझे कुछ ऐसी चीजें महसूस हुई जो सिर्फ तबाही की तरफ इशारा करती है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी, इसलिए अब मैं तुम में से कुछ इलाइट डिसाइपल लेकर सेंट्रल प्लेन में मौजूद हमारे दोस्तों के पास जाना चाहता हूँ। हमें जल्दी से किंगमिंग और टियानियन टेम्पल सेक्ट को विजिट करना होगा, ताकि हम सभी राइचस सेक्ट मिलकर इस तबाही को कैसे रोका जाए उसका हल निकालेंगे। उतने में ही शांगुयांग अपनी सीनियर को ग्रीट करते हुए बता रहा था कि अब बीस्ट गॉड आजाद हो चुका है। कई सौ सालों पहले हमने जो प्लानिंग की थी वो शायद, मगर उसकी बात पूरी होने से पहले युनलान ने उसे रोक लिया। वो कह रहा था शांगुयांग मुश्किल वक्त में ही हीरोज का जन्म होता है, हमने इस अपॉर्चुनिटी का यूज करना चाहिए। साथ ही वो दिल ही दिल में बीस्ट गॉड से कह रहा था कि अब तुम आजाद हो ही चुके हो तो मैं इस पूरी दुनिया को तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए तैनात कर दूंगा। दरअसल फेंशियांग वैली और इस बीस्ट गॉड की कोई ना कोई मिस्ट्री जरूर है, मगर फिलहाल तो इसे रिवील नहीं किया गया। वही दूसरी तरफ सुप्रीम एल्डर अपने ब्लड सैक्रिफाइस करते हुए रिचुअल को स्टार्ट कर चुके थे। वो एक एंशिएंट ब्रश का यूज करते हुए वहाँ पर कुछ स्पेल राइट डाउन करने लगे। ये करते हुए हम देख पाते हैं कि सुप्रीम एल्डर की एज काफी ज्यादा कम हो चुकी। वो पहले से थोड़ा सा यंग नजर आ रहे थे। साथ ही उनके ब्लड से वहाँ पर एक रेड कलर की एरी भी फॉर्म हो गई। अब उन्होंने ज़ाओफन और डिमोनिक किंग को उस सर्कल में दाखिल होने के लिए बता दिया। वो कह रहे थे कि तुम्हें किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करना, बस इस फॉर्मेशन में खामोशी से खड़े हो जाओ। अब वहाँ की कैंडल्स अपने आप लीट होकर एल्डर कई सारे स्पेल्स का यूज करने लगते हैं, जिसके चलते ह्यूआन बेल्स अचानक से ही हवा में फ्लोट करने लगी। साथ ही साथ उनके ब्लड ड्रॉप से बियाओ के
आसपास भी वो फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था। वहीं पर एल्डर भी अपनी हजारों साल पुरानी टेक्निक का यूज करते हुए बियाओ की सोल को आजाद करने लगे, मगर इसी दरमियान कई सारे इवल शैडोज उनके दिल को जकड़ने लगी। उन पर कई सारे अटैक हो रहे थे, जो देखकर ज़ेफन और डीमन किंग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मगर वो चाहकर भी इस रिचुअल में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। और तभी एल्डर के एक ही इशारे पर उस फॉर्मेशन ने ज़ेफन और डिमोनिक किंग को भी जंजीरों में जकड़ लिया। वेले फॉर्मेशन उनकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने लगा था और अब उनकी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एल्डर फाइनली उन बेल्स में से बियाओ के स्पिरिट को बुलाने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे करके ग्रीन एनर्जी जमा होकर उसमें से बियाओ की सोल क्रिएट हो गई। उस सोल के वहाँ आते ही ज़ेफन देख पाता है कि वहाँ के सारे फूल खिल उठे, मानो वहाँ पर बाहर आ गई हो। साथ ही बियाओ की सोल भी अब धीरे धीरे करते हुए अपनी बॉडी की तरफ आगे बढ़ रही थी, मगर सुप्रीम एल्डर की हालत अब बद से बदतर हो गई। वो अपनी बची कुची सारी पावर्स का यूज करते हुए इस रिचुअल के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके थे, जहां उन्हें बस इस प्रिमोर्डियल स्पिरिट को बॉडी के साथ मर्ज करना है। मगर एल्डर की स्ट्रेंथ ने उनका साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे कर अब वहाँ की सारी कैंडल्स बुझने लगती है और इस तरह से बियाओ को बचाने की कोशिश में सुप्रीम एल्डर की मौत हो गई। उनका ये रिचुअल अनफिनिश रह गया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। ज़ेफन और डीमन किंग तो ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए और तभी ज़ेफन को बियाओ नजर आने लगी। ज़ेफन तो उसे देखकर काफी ज्यादा रोने लगता है, मगर जैसे उसने बियाओ को टच किया वो अचानक से गायब होने लगी। अब वहाँ की हर एक चीज बिखरना शुरू हो जाती है। ज़ेफन का दिल तो पूरी तरह से टूट गया था। वो बियाओ को अपनी जी जान लगाकर आवाज दे रहा था कि प्लीज वापिस आ जाओ, मगर बियाओ वहाँ से जा चुकी थी। उसकी सोल पूरी तरह से शटर हो गई, जो देखकर डीमन किंग और ज़ेफन दोनों का दिल भी टूटकर बिखर चुका था। अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर ज़ेफन वाइन पीकर कह रहा था कि 10 साल में एक ही चीज से ऑब्सेस था, मुझ पर बियाओ को बचाने का जुनून सवार था, मगर आखिरकार मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मेरी सारी कोशिशें, इतना लंबा इंतजार, ये सब बर्बाद हो गया। पता नहीं मौत इतनी बेरहम क्यों होती है। वेल इस रिचुअल के फेल होने की वजह से ज़ेफन ने खुद को ही खो दिया था। वो अब हर वक्त नशे में रहने लगा। उसने अब इतनी ज्यादा शराब पीना शुरू कर दी थी कि अब तो इनकीपर का मालिक भी उसे सलाह देता है कि भाई इतनी शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, मगर ज़ेफन कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। वो बंदा उससे कहता है कि प्लीज आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके घर तक पहुँचा दूंगा। जिस पर ज़ेफन कह रहा था कि मेरा अब कोई घर नहीं बचा, ऐसा कोई नहीं जिसके पास मैं वापस जा पाऊँ। अब जिस शराब खाने में ज़ेफन नशे की हालत में पड़ा हुआ था, वहीं पर अगले ही दिन जियांजू, एल्डर जाओ और सो डीमन पहुँच गए। जियांजू तो ज़ेफन की ऐसी हालत देखकर ही हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे के साथ ऐसा क्या हो गया जो इसने अपनी ऐसी हालत बना दी। तो ग्रे मंकी इशारे करते हुए बड़े ही यूनिक अंदाज में उसे बताने लगा कि जिस हसीना से इसने दिल लगाया था वो मर चुकी और तभी से बस शराब के नशे में बेहोश रहता। जो सुनकर एल्डर जाओ कहने लगे कि अरे अरे इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, खैर हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते। तभी जियांजू कहती ग्रैंडपा हम ज़ेफन को अपने साथ ले जाएंगे। जो सुनते एल्डर जाओ उस पर चिल्लाने लगे। वो कहते लड़की मैंने कोई धर्मशाला खोल के नहीं रखी जो तुम हर किसी को साथ आने के लिए बोलती रहती हो। और उनकी इस बात पर सो डीमन भी पूरी तरह से अग्री था। वो कहता है कि इस बंदे के कई सारे दुश्मन हैं, अगर हम इसे अपने साथ ले जाए तो वो लोग फिर हमारे भी पीछे पड़ जाएंगे। ये कोई बंदा थोड़ी ना है, ये तो मुसीबत का पिटारा है। मगर जियांजू उनकी बात नहीं सुनती। वो कह रही थी कि इस बंदे ने मेरी जान बचाई है, तो अब इसकी मदद करना मेरा फर्ज बनता। सो फाइनली एल्डर जाओ को भी उसकी बात माननी पड़ी। साथ ही वो सो डीमन से कहते हैं कि तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और उस मुसीबत को उठाने में जियांजू की मदद करो। तब इस तरह से ज़ेफन भी इनकी टीम का हिस्सा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ डीमन किंग बियाओ के बॉडी के पास बैठे हुए थे। उससे कहते कि तुम तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखते हो, सेम लुक, सेम नेचर और गुस्सा भी एकदम उसके जैसा। मैं तुम्हें बचाने में फेल हो गया, पता नहीं मरने के बाद मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मैं अपना वादा पूरा ना कर सका। अब लगभग 3 दिनों तक डीमन किंग अपनी बियाओ के पास बैठे हुए थे, जो देख जूकी और किंग लॉन्ग को भी टेंशन आने लगा। मगर जब चौथे दिन वो वापिस आए, उनके हेयर पूरी तरह से व्हाइट हो चुके थे। अपनी बेटी के गम से सिर्फ 3 दिनों में ही वो बूढ़े हो गए। वहीं पर किंग लॉन्ग उन्हें बताता है कि सुप्रीम एल्डर की मौत के बाद मैंने उनका अंतिम संस्कार किया था, ये उनकी अस्थियां हैं। जिस पर डीमन किंग बताते हैं कि सुप्रीम एल्डर ने अपनी सारी पावर का यूज करके बियाओ की सोल को रिस्टोर करने की कोशिश की थी और उसी रिचुअल की वजह से उनकी मौत हो गई। भले ही बियाओ भी नहीं बच पाई, मगर हम सुप्रीम एल्डर का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। तभी किंग लॉन्ग उन्हें बताता है कि ज़ेफन ने यहाँ से जाने से पहले मुझे एक लेटर दिया था, जिसमें उसने कहा कि
सुप्रीम एल्डर की अस्थियों को उनके डिसेंडेंट के पास लेके जाओ, जो कि फिलहाल चिली विलेज में है। तो डीमन किंग ने किंग लॉन्ग को चिली विलेज जाने की परमिशन दे दी। साथ ही ये भी बताया कि जब भी जिन ट्राइब खतरे में पड़ेगी, हमारा डीमन किंग सेक्ट उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। आज के बाद सुप्रीम एल्डर की जिन ट्राइब की हिफाजत करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। साथ ही वो ज़ाफान के बारे में भी पूछने लगे तो जुकी उसे बताती कि पहले 1-2 दिन तो अपने कमरे में बंद था, मगर फिर अचानक से यहाँ से चला गया। वो कहाँ जाने वाला है ये भी उसने हमें नहीं बताया। जो सुनकर डीमन किंग मायूस होकर कहने लगे कि अब हम सबका दिल टूट चुका है, पता नहीं ज़ाफान खुद को कैसे संभालेगा। साथ ही डीमन किंग को पता चला कि दुनिया में तबाही की शुरुआत हो चुकी है। माउंटेन्स लगातार कोलैप्स हो रहे, जिस पर डीमन किंग कहने लगे कि अब बियाओ तो जा चुकी, तो चलो इस दुनिया को दिखा दे हमारे सेक्ट की असली पावर। अब सीन शिफ्ट होकर हम किंगमेंग सेक्ट के लीडर डाओ जुआन को देख पाते हैं, जिसे फेंशियांग वैली के लीडर युनलान का लेटर मिला था, जिसमें युनलान ने बताया कि पूरे साउथ रीजन में तुम्हारे सेक्ट की डिसाइपल मिस जी और डीमन ली यानी कि ज़ाफान की मोहब्बत के रूमर्स हैं। सबका यही मानना है कि वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये सब अफवाहें गलत होगी। किंगमेंग सेक्ट हमेशा से इस सच्चाई की राह पर चलता आया, तो एक डीमन की वजह से हमारा ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता। तो बेसिकली इस लेटर के जरिए युनलान ये आगाह करना चाहता था कि मिस जियो को ज़ाफान से दूर रखा जाए। सो अब उस लेटर को पढ़ते ही डाओ जुआन ने मिस जियो और उसकी मास्टर को मिलने बुला लिया। मिस जियो ने चिली विलेज की सारी कहानी डाओ जुआन को बता दी थी। वो कहते जियो तुम इस सफर में काफी ज्यादा थक चुकी हो, तो जाओ जाकर आराम करो। और फिर जियो के वहाँ से जाने के बाद डाओ जुआन ज़ाफान की तारीफें करने लगे, क्योंकि ज़ाफान ने खुद की परवाह किए बिना ही जिन ट्राइब को प्रोटेक्ट किया था। वहीं पर जियो की मास्टर कहने लगे कि ज़ाफान फिलहाल जो भी है उसके पीछे हम लोग भी जिम्मेदार हैं। कोई भी बंदा जानबूझकर इवल पाथ को नहीं चुनता, ये दुनिया ही उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। तो एल्डर डाओ जुआन कहते कि उस वक्त मैंने ज़ाफान पर यकीन करना चाहिए था, मगर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो इनोसेंट था और हमने उस पर इवल होने का इल्जाम लगाया, और उसका नतीजा देखो, आज वो वाकई एक इवल बन चुका है। वैसी बात अगर हमारे जियो की जाए तो वो हमारे सेक्ट की शान है। उसने अपनी यंग जनरेशन के सभी कल्टीवेटर्स को पीछे छोड़ते हुए कल्टीवेशन को सरपास कर दिया। वो बच्ची वाकई काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन ज़ाफान और जियो के बीच में जो कोई रिश्ता था वो अब दुनिया को पता चल चुका है। लोग उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं। साथ ही लोगों का मानना है कि जियो हमारा सेक्ट छोड़कर ज़ाफान के साथ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारे किंगमेंग सेक्ट की हजारों साल पुरानी रेपुटेशन मिट्टी में मिल सकती है। जिस पर जियो की मास्टर कहने लगी कि आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जियो कभी हमें धोखा नहीं दे सकती। जिस पर डाओ जुआन कहने लगे हाँ मुझे भी जियो पर यकीन है, बस मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से इस मसले को हल कर दे। अगर किसी चीज को जाने देने में भलाई है तो जियो ने अपने फीलिंग्स को दबा देना चाहिए, वरना इसका अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। वही दूसरी तरफ बीस्ट गॉड ने एक और टाउन को अपना निशाना बनाया। वो कह रहा था कि हजारों सालों से तुम इस दुनिया को प्रोटेक्ट करते आए, मगर तुमने इसमें कोई बदलाव नहीं किए। और तभी उसकी नजर पड़ी एक सोड मार्क पर। वही जगह है जहाँ पर जियो ने ज़ाफान और उसके दरमियान लकीर बनाई थी। उसे देखते ही बीस्ट गॉड कहने लगा कि ये मार्क तो काफी ज्यादा पुराना है, मगर फिर भी इसकी सोड ऑरा अभी भी महसूस हो सकती। साथ ही इस ऑरा में एक सैडनेस है, दिल टूटने का दर्द है। पता नहीं यहाँ पर किसका हार्ट ब्रेक हुआ था। इतना ही नहीं, वहाँ पर बीस्ट गॉड को ब्लड के भी ट्रेसेस मिल गए, जो कि उसे काफी ज्यादा जाने पहचाने लग रहे थे। तो तुरंत ही उस ट्रेसेस को उठाकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। दरअसल इस ज़ाफान का ब्लड था। मिस जियो को तकलीफ में देखने के बाद उसने खुद को चोट पहुंचाई थी, और अब बीस्ट गॉड को यही ब्लड इंटरेस्टिंग लगा। वो अपने इवल मॉन्स्टर को समन करके हुक्म देता है कि जाओ इस बंदे को ढूंढकर मेरे पास लाओ। तो मॉन्स्टर तुरंत ही ज़ाफान के ट्रेसेस को सर्च करना शुरू कर देता है। इधर सो डीमन ज़ाफान को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए ले जा रहा था। साथ ही साथ वो जियांजू से शिकायत करने लगा कि पता नहीं हम इस भारी बर्डन को हमारे साथ क्यों ले जा रहे। वैसे तो हमारी डेस्टिनेशन है किंगमेंग टाउन, मगर वहाँ जाने तक हम सब इस मुसीबत की वजह से मारे जाएंगे। वहाँ तो बस एक कमीना अकेले ही मजे करेगा। जो सुनते ही मंकी ने जाकर सीधा उसका गिरिबान पकड़ लिया। वहीं पर एल्डर जाओ भी कहने लगे कि मैं सोड डीमन की बात से पूरी तरह से अग्री हूँ। ये बंदा हमारे खत्म होने के बाद ही होश में आएगा। मेरे ख्याल से हमने से
यहीं पर छोड़ देना चाहिए। जो सुनते ही जियांजू उन दोनों पर भड़क गई। वो कह रही थी कि तुम दोनों तो पागल हो चुके, हम इस खतरनाक इलाके में बेचारे जाफान को बेहोशी की हालत में कैसे छोड़ सकते, ये तो आसानी से किसी का भी शिकार बन जाएगा। जिस पर सोड डीमन कहते हैं, ओ मोहतरमा तुम तो इसे काफी ज्यादा मासूम समझ रही, ये किसी के हाथों मारा नहीं जाने वाला, बल्कि ये होश में ना आए यही इस दुनिया के लिए काफी होगा। वैसे भी इतना ज्यादा खतरनाक है कि होश में आते ही खून की नदियां बहा देगा। ऐसे बंदे को मारने की हिम्मत किसी में नहीं है। मगर जियांजू उनकी एक नहीं सुनती। वो कह रही थी कि जाफान ने हम सभी को बचाया है, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं होता वो हमारे साथ रहेगा। और तभी ये लोग देख पाते हैं कि कई सारे विलेजर्स किंगमेंग माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब साउथ विल्डरनेस में रहना उनके लिए मुश्किल हो चुका था। तब रात के समय ये लोग वहीं पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। मगर जियांजू और एल्डर जाओ के सोने के बाद सोड डीमन अपनी ब्लेड लेकर जाफान के सामने आ गया। वो कहता है, डीमन ली तूने मेरे कई सारे साथियों को खत्म कर दिया था, तेरी वजह से मेरा सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गया, मगर आज मैं तुझे खत्म करके उन सबको इंसाफ दिलाऊंगा। मगर इससे पहले कि सोड डीमन जाफान पर अटैक कर पाए, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ने उसे काफी दूर ले जाकर पटक दिया था। दरअसल ग्रे मंकी अपने थ्री आइड मंकी स्पिरिट वाले फॉर्म में आ चुका है। वो अपने सीने को जोर जोर से पीटते हुए सोड डीमन पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था, जो देखते ही सोड डीमन तो डर के मारे रोना ही शुरू कर देता है। वहीं पर एल्डर जाओ उससे पूछते कि बताओ तुमने ऐसा क्या किया जो ये बंदर इतना ज्यादा भड़क गया, तुमने कुछ तो बड़ी गड़बड़ी जरूर की है, इसलिए तो उसने खुद को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब सोड डीमन कोई जवाब दे पाई इससे पहले वहाँ पर बीस्ट गॉड का मॉन्स्टर पहुंच चुका था। तो ग्रे मंकी भी सीधे जाकर उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। मीनवाइल उस मॉन्स्टर ने जाफान को भी अपने साथ उठा लिया था, जो देख जियांजू काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वहीं पर थ्री आइड मंकी उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगा, उसे कुछ भी करके अपने मास्टर को बचाना था। साथ ही साथ जाफान को ऐसा फील हो रहा था कि उसे किसी ने जकड़ा हुआ है, मगर वो अभी तक अपना कॉन्शियसनेस रीगेन नहीं कर पाता। तब तक थ्री आइड मंकी ने जाफान को उस मॉन्स्टर की इवल एनर्जी से बाहर पुल कर लिया, जिसके बाद उस शैडो मॉन्स्टर पर कई सारे पंचेस हिट करने लगा। वेल उन दोनों में अब काफी जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था, जिसकी आवाजें सुनते हुए जाफान को धीरे धीरे होश आने लगा। थ्री आइड मंकी को उस मॉन्स्टर पर भारी पड़ता हुआ देख बीस्ट गॉड ने चुटकी बजाते हुए अपने खेवी सोड को समन कर लिया, जो कि सीधे जाकर थ्री आइड मंकी पर हिट हो गई थी। मगर वो मंकी अभी भी जाफान को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था। साथ ही देखते ही देखते वहाँ पर कई सारी सोर्ड्स क्रिएट हो चुकी, जिन्होंने एक साथ मिलकर मंकी पर हमला कर दिया। लेकिन उसी वक्त जाफान की इवल पावर के लांसेस स्प्रेड होते हुए इन तलवारों को ब्लास्ट कर एक ही पल में शटर कर देते हैं। तो इस तरह से जाफान ने समय रहते अपनी मंकी को बचा लिया था। तब तक ग्रे मंकी भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जाफान उससे कह रहा था कि अब तुम यहीं पर आराम करो, उससे तो मैं निपट लूंगा। जिसके बाद जाफान बड़े ही कूल अंदाज में अपने वेपन को समन करते उस मॉन्स्टर के साथ मुकाबला शुरू कर चुका। उसके स्लैश अटैक और इवल ब्लड ऑरा ने उस बीस्ट को चारों ओर से घेर लिया था। वहीं पर बीस्ट गॉड भी उसकी पावर्स को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो कह रहा था कि ये तो एक मामूली सा इंसान है, मगर फिर भी इतनी फियर्स एनर्जी को हैंडल कर पा रहा। वाकई ये बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इधर जाफान ने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बना ली थी, ताकि उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक पाए। मगर बीस्ट गॉड ने अपने पावर का यूज करते उस शील्ड को डैमेज कर दिया। जाफान को महसूस हो रहा था कि ये पावर उसके वेपन में मौजूद सोल डिवावरिंग जैसे ही सिमिलर है। जैसे बीस्ट गॉड को जाफान के साथ एक कनेक्शन फील हो रहा था, वैसे ही जाफान को भी महसूस होने लगा। और अब जाफान अपने पास मौजूद सारी पावर्स का यूज करते उस सोल ईटिंग पावर को डिफेंड करने लगा। उसने बुद्धिज्म और डाविस्ट इन दोनों पावर का यूज करते हुए वहाँ पर कई सारे मैजिकल स्पेल क्रिएट कर दिए। साथ ही साथ वो अब इस पावर का यूज करते हुए उन्हें अपने इवल वेपन में मर्ज कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर रिलीज होने लगा। तो बेसिकली यहाँ पर जाफान ने अच्छाई और बुराई इन दोनों पावर्स को एक कर दिया था, जिसके चलते उसे कुछ विजन्स नजर आने लगे। सबसे पहला तो उसे मिस जियो नजर आती है। साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं पर घायल होकर गिर चुका। वो देखता है कि पूरी दुनिया में तबाही मची है। साथ ही उसके मास्टर टियान और उसके भाई भी मारे जा चुके। वहीं पर जाफान बस लाचार होकर ये सब देखे जा रहा था। वो चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाया। साथ ही वो देखता है कि अब किंगमेंग सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहाँ के सारे डिसाइपल मारे गए थे, जिसमें मिस जियो भी शामिल है। कुछ पावरफुल बीस्ट ने इस पूरी दुनिया को जहन्नुम में बदल दिया था, और फिर अचानक से वो विजन्स गायब हो जाते हैं। जाफान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब है क्या। वेल इस विजन को देखकर बीस्ट गॉड भी हैरान था। वो कहता है कि शायद
शायद ये आने वाले फ्यूचर की झलक थी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। अब बीस्ट गॉड का शैडो मॉन्स्टर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज़ेफान ने उसे जकड़ लिया था। वो मॉन्स्टर अब चाहकर भी उस पर हमला नहीं कर सकता था। जो देख बीस्ट किंग कहता है, लड़के मानना पड़ेगा, तुम में कुछ बात तो जरूर है, तुमने तो मेरा तजस्सुस काफी ज्यादा बढ़ा दिया। वहीं पर बीस्ट गॉड का शैडो मॉन्स्टर जैसे तैसे अपना पीछा छुड़ाकर वहाँ से भाग निकला, तो ज़ेफान जल्दी से जाकर अपने ग्रे मंकी को हील करना शुरू कर देता है। उस मॉन्स्टर की ब्लेड की वजह से ग्रे काफी ज्यादा घायल हो गया था। तब तक सोड डीमन और एल्डर जाओ भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। सोड डीमन तो ज़ेफान को जिंदा देख काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कह रहा था, डीमन ली तुझे तो शैडो मॉन्स्टर भी मार नहीं पाया। तभी ज़ेफान उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? जिस पर वो कहता है, हाँ मैं तुझे मारना चाहता हूँ। तभी जाकर मेरे दिल में जल रही बदले की आग ठंडी होगी। अगर मैं इसमें फेल हो गया तो फिर तू मुझे खत्म कर देना। जो सुनते ही ज़ेफान उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। सो डीमन ने पहले उस पर अपनी ब्लेड रेस की हुई थी, तो ज़ेफान खुद ही जाकर उसे अपने सीने में घुसाने लगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। सो डीमन को तो अब उस पर रह मारा था, इसलिए उसने अपनी सोड पीछे कर ली। वो भला एक मरे हुए इंसान को कैसे मार सकता? ज़ेफान बियाओ की वजह से पूरी तरह से टूट गया था। वो कहता है कि 10 सालों से मुझ पर जुनून सवार था। मुझे ही पता नहीं कि मैंने इन 10 सालों में क्या किया। पता नहीं मैं किसके लिए जीता रहा। फिलहाल मैं जिंदा हूँ या मर गया ये भी मैं नहीं जानता। तभी जियांजू उससे पूछती कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन ज़ेफान के पास इसका भी जवाब नहीं था। तो एल्डर जाओ से बताते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए अपने दिल को फॉलो करो, वो तुम्हें जहाँ ले जाएगा वहाँ चले जाओ। इस सफर में जहाँ भी तुम्हें खुशी मिले तो समझ लो वही तुम्हारा घर है। तो अब उनकी बातें सुनकर ज़ेफान वहाँ से निकल पड़ा। उसकी मंजिल क्या होगी वो खुद भी नहीं जानता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।